नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ऐसा बताया जा रहा है भाग गए हैं। तो क्या दोस्तों ये इशू है ऑल अबाउट हम देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या है, न्यूज़ परस्पेक्टिव से हम कवर करेंगे। तो जनजी क्या है, पहली बात तो जनजी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या है। तो दोस्तों जनजी लोग कौन कौन होते हैं, जो 1997 से लेकर के 2012 में जन्मे हैं वो होते हैं। और ये काफ़ी दोस्तों डाइवर्स लोग होते हैं। डाइवर्स का मतलब ये है कि इन्हीं के कार्यकाल में लगभग, मतलब इन्हीं के 1997 के बाद में ही लगभग ज़्यादा जो चीज़ें तेज हुई हैं, जैसे होमोसेक्सुअलिटी चाहे हो गया हो, चाहे आप उसको ले लो, आप जो है LGBTQ राइट्स, इसको हम हिजड़ा बोलते हैं लगभग कहीं ना कहीं, उसके सारे प्रकार आते हैं इसमें। और वुमेन एम्पावरमेंट का राइट हो, या इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट रिफ्यूजी, ऐसे सारे शब्द जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इसी के टाइम पे पॉपुलर हुए हैं। तो मतलब क्लाइमेट रिफ्यूजी भी बहुत सारे उभर के आए हैं इन्हीं के कार्यकाल में, मतलब कि 1997 से ही ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे। तो अभी जेंजी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है नेपाल में। क्यों प्रोटेस्ट किया है? क्योंकि बताया जा रहा है, पहले तो एक ये थे कि अमेरिका, यूएसए जो मतलब अमेरिका है, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसने ये कू करवाया है। मतलब कू क्या क्या, तख्ता पलट करवाया है अमेरिका में, नेपाल में। पहली बात तो ये लगा रहे हैं, लेकिन ये इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। ठोस सबूत नहीं मिले हैं, ठीक है, पहली बात तो अभी इसको कह नहीं सकते, कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं इसकी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। 30% कितने, 30% है, यहाँ पे पहुँच गई है। और उसके बाद करप्शन बहुत ज़्यादा है। नेपाल इज़ अ हाईली करप्ट कंट्री। आई थिंक 105 इसकी रैंक करप्शन में आती है। तो वो भी एक एक मुद्दा ये है। हालांकि भारत की भी दोस्तों रैंक 90 बनाती है, भारत भी कोई अच्छा नहीं है करप्शन में भी, इनका मतलब काफ़ी। और एक चीज़ देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं। सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं, क्यों बैन कर रहे हैं ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों बैन कर रहे हैं भाई। ताकि ये कंप्लीट कंट्रोल पा सकें, कंप्लीट कंट्रोल पा सकें नॉर्थ कोरिया की तरह। तो नेपाल के लोगों ने कहा इससे पहले कि नेपाल नॉर्थ कोरिया बन जाए, हमको प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। और तीसरा ट्रिगर ट्रिगर पॉइंट ये दोस्तों है कि नेपाल में जो है 14 स्टूडेंट्स पे गोली चला दी गई है। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने, गवर्नमेंट की पुलिस ने 14 ऑफिशियल्स पे गोली चलाई है। ये काफ़ी मतलब चिंताजनक बात है। तो ऐसे से जो ये हुए हैं, ये काफ़ी आप न्यूज़ में पढ़ सकते हो इसमें कि नेपाल प्राइम मिनिस्टर हैज़ क्विट, मतलब कि उन्होंने पद त्याग दिया, ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने जो है पद त्याग दिया है, क्विट क्विट कर दिया है जेंजी प्रोटेस्ट के उसमें। मोबाइल मीडिया बैन, इसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सबको बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था? नेपाल की गवर्नमेंट का कहना यह था कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने ऐसा कदम उठाया है। और जब उठाया तो ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं ये इन्होंने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, इसीलिए ये इन्होंने कहा कि उनको बैन कर दिया। और फिर लोगों ने कहा कि हमारी या फ्रीडम को दबा रहे हो, वैसे भी फ्री मीडिया नेपाल में कोई थी नहीं, ऐसा लोग बता रहे थे वहाँ पे जो स्टूडेंट टेस्ट कर रहे हैं। कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको भी आप बैन कर रहे हो तो क्या होगा। पहली बात तो ये देखिए टायर जलाए जा रहे हैं काफ़ी हद तक। पुलिस प्रोटेस्ट इंजर हो गए। यहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, इन्होंने भी कंसर्न जाहिर की है कि आखिर 19 प्रोटेस्टर्स अभी तक किल हो चुके हैं और इंजर 300 लोग इंजर हो चुके हैं, ये भी है। अगेन एंटी करप्शन प्रोटेस्ट के 19 लोग किलो किए जा चुके हैं। अभी इसमें दोस्तों मतलब क्या है इसका? देखो पहली बात तो नेपाल नेपाल अगर हम देखें तो 2008 में मोनार्की को, मतलब राजशाही को खत्म कर दिया था। वहाँ पे राजा होता था पहले, उसकी पोस्ट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने खत्म कर दिया। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने, एनसीपी ने, ये नेपाल की पार्टी है, एनसीपी ने खत्म कर दिया राजा की पोस्ट।
2008 में। तो लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन काफ़ी बढ़ गया हद लेवल पे। उसकी जनसंख्या दोस्तों है नेपाल की 3 करोड़, 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या है नेपाल की। पहली बात तो उसमें बहुत सारे, लगभग 20% के आसपास तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और रेमिटेंस जो आता है, जो विदेशों से जो कमा के आते हैं, खास करके भारत से, अमेरिका से, भारत से ही दोस्तों 95% लोग भारत में ही काम करते हैं नेपाल के, मतलब जो बाहर गए हैं, तो भारत से पोलो पैसा कमा के भेजते हैं नेपाल में। ठीक है, तो उन लोगों का था कि ये हमारे राइट्स क्यों दबा रहे हो, खास करके डिजिटल राइट्स जो इवॉल्व हुए वहाँ पे, डिजिटल राइट्स लोगों को मिले फ़ोन ऐप के माध्यम से, उसको गवर्नमेंट वहाँ पे कर रही है। अब बात यह है कि 1997 से लेकर जो है वहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी दिख रही है और करप्शन काफ़ी हद तक दिख रहा है। सोशल मीडिया बैन, जो आप बताया कि 4 सितंबर को सोशल मीडिया बैन लगाया गया। सोशल मीडिया बैन 4 सितंबर 2025 को ये बैन लगा, और फिर 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया गया। सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया गया है, क्यों कि हेट स्पीच इसका बहाना बनाया गया। लेकिन दोस्तों इसकी खबर कुछ और है, क्योंकि वहाँ पे नेपोटिज्म काफ़ी है, मतलब कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसमें काफ़ी करप्शन था। तो इसीलिए उन लोगों ने जो है, स्टूडेंट्स लोगों ने मार्च निकाला और कहा कि हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, उसमें और एक बात और भी है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। ये क्या है, एनपीओ क्या है? ये एनपीओ का नाम है होमी नेपाल। ये होमी नेपाल के लीडर्स ने काफ़ी ज़्यादा इसमें भूमिका निभाई है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसी का लीडर आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने मतलब ये उठाया कि ये काफ़ी करप्ट पॉलिटिशियन है, और ये जो है अपना दबदबा कायम करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। अच्छा, नेपाल की गवर्नमेंट का था कि ये इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया और इन पर सीधे क्रैकडाउन कर दिया, और इसमें बच्चों की जान गई। मतलब पुलिस, अब क्या है, वहाँ की भीड़ जो है वो काफ़ी जो है नेपाली गवर्नमेंट ऑफिसर्स को टारगेट कर रही है, जला रही है। तो ये हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश में देखा था। तो ये भी एक है, एक्सटर्नल अभी कुछ दिखा नहीं है। तो बस अभी के लिए दोस्तों यही है, आगे अगर कुछ अपडेट होती है तो मैं बताऊंगा। हालांकि ये खबर आ रही है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर देश छोड़ के भाग चुके हैं, और वहाँ के मंत्री, बाकी सारे मंत्री तो पहले ही रिजाइन कर चुके हैं। हालांकि रिजाइन करो या ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ की जनता बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है। तो वो तो सारी बिल्डिंग, सारे घर गिरा रही है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस के। वो वो नई क्रांति चाह रहे हैं, क्योंकि जब आपके जब नेता इतने भ्रष्ट हो जाएं, जब करप्शन इतना बढ़ जाए, तो यही होना चाहिए। आई थिंक भारत में भी करप्शन बहुत ज़्यादा है, भारत में भी करप्शन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। अगर मैं भारत में करप्शन के कुछ पॉइंट डिस्कस करूँ, जैसे करप्शन इन इंडिया, दोस्तों इसका मतलब क्या है? करप्शन इन इंडिया, डिजिटल इकॉनमी अच्छी बात है जो कि हो रही है डिजिटल इकॉनमी, लेकिन उसमें एक करप्शन जहाँ पे हो रहा है वो अलग चीज़ पे हो रहा है। क्या है कि जैसे मान लो ये गांव है, गांव का ग्राम प्रधान है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे उसको हर साल स्टेट गवर्नमेंट उस ग्राम प्रधान को 100 कॉलोनी हर साल दे रही है, पर ईयर दे रही है। मतलब 5 साल में 500 देगी, 5 साल में 500 कॉलोनी देगी। अब करते हैं लोग क्या कि ये कॉलोनी सिर्फ उन लोगों को देते हैं। अब कॉलोनी मान लो 1.5 लाख रुपए आया, 1.5 लाख रुपए अगर आया है, तो ग्राम प्रधान करते क्या है कि गांव के उन्हीं लोगों को कॉलोनी देते हैं जो लोग जो व्यक्ति 50,000 रुपए का प्रॉमिस करे कि मैं इसमें से प्रधान को दूंगा या दूंगी, उसके बाद इनके खाते में ट्रांसफर हो रुपए होते हैं। मतलब ग्राम प्रधान पहले ही ये जो है प्रॉमिस करवा देते हैं कि 50,000 रुपये हमें आप इसमें से दोगे, जो आपको मिलेगा। तो करप्शन का पहला
यहाँ पे ये बात है। सड़कें दिखा दी जाती हैं कि हाँ बन रही हैं, एक ही सड़क को बार बार थोप करके दिखा दिया जाता है कि ये सड़क यहाँ पर बनी है, वहाँ पर बनी है, इसमें उससे कुछ होता है नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, बाकी सारे बहुत सारे जो आपको पता है कि ब्लॉक प्रमुख लेवल पे और जिला पंचायत लेवल पे काफ़ी करप्शन होता है कि वहाँ से खरीद होती है नेताओं की, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और भारत में करप्शन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि 91st रैंक हमारी आई है करप्शन को लेकर के। ये आइसलैंड, फिनलैंड वगैरह फर्स्ट रैंक पे आते हैं। चाइना दोस्तों, जो कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी इतनी हालत खराब नहीं जितनी भारत में है। तो भारत में भी ये संकेत बन सकते हैं कि आखिर भारत में इतना करप्शन क्यों है, भारत के लोग इतने करप्शन के प्रोन क्यों हैं, मतलब उनको करप्शन के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं करते वो लोग। तो ये भी एक कारण है कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी अधिकारी हैं, डीएम हो गया, एसपी हो गया, ये सारे आरटीओ हो गया, ये सब लोग लिप्त हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं कि अगर मान लो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए है, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो वो लोग ये चेक नहीं करेंगे कि आपको गाड़ी चलानी आती नहीं जाती है, बस गवर्नमेंट की जो 1000 रुपये फीस है वो लेंगे और प्लस आपसे कहेंगे 2500 रुपये और भरो। और अगर आप वो पैसा नहीं देते हो तो आपका डीएल बना ही बनाएंगे वो लोग। ये 2500 रुपये दोस्तों जान सकते हैं कहाँ जाएगा, ये कुछ मंत्रियों की जेब में जाएगा और ये कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स की जेब में जाएगा। तो ऐसे ये पैसा बढ़ता है, मतलब कम से कम 1000 लोग पर डे, सैकड़ों लोग, कम से कम 200 लोग, कम से कम 1000 लोग, सॉरी, कम से कम हज़ारों लोग रोज आते हैं ये जो अपना डीएल बनवाने के लिए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो डीएल बनवाते ही वो लोग हैं। कम से कम 1000 लोग, अगर 1000 को मल्टीप्लाई कर दें हम 250 से, तो आपको पता है कि 2.5 लाख रुपए पर डे डीएम कमा रहा है, मतलब सारे कमा रहे हैं अधिकारी। तो अगर बांट ले लोग, 3-4 अधिकारी लोग, तो कम से कम ये लोग 50-60 हज़ार रुपये पर डे केवल एक चीज़ से कमा रहे हैं। अगर 5 अधिकारी मिलकर बांट लें और मंत्री वगैरह बांट ले, तो ये है इसमें। और एक बात और भी है जो कि लीगल इशू टाइप का है। अभी आपको पता है कि आप जब दवाई लेने जाते हो मेडिकल स्टोर पे, तो वो दवाई आपको पेन किलर मान लो पड़ता है, मान लो 5 रुपए की एक गोली, 5 रुपए पर एक गोली। वही जब आप किसी डॉक्टर से पर्चा लेते हो, डॉक्टर दवाई कोई अलग फार्मूले की लिखता है और वो दवाई को देता है 40 रुपए की या 30 रुपए की, ऐसे कुछ देता है आपको। वो क्यों करता है ऐसा, जबकि इसकी कॉस्ट आनी चाहिए 5 रुपए। और वो दवाई जो उसने डॉक्टर ने ली है, क्योंकि डॉक्टर का खुद का मेडिकल है, तो डॉक्टर ने अगर वो, सपोज करो अगर दवाई 100 रुपए की ली है, तो आपको 500 की बेचता डॉक्टर साहब, डॉक्टर है। 400 रुपये लगभग लगभग मुनाफा कमाते वो लोग हैं। अब अगर आप उनसे कहो कि हमें इसका बिल दो, तो बिल वो देते नहीं है, क्योंकि बिल दोगे तो उनको जीएसटी देना पड़ेगा और वो करते नहीं है। तो आपसे क्या कहेंगे वो, भैया 400 रुपये की दवाई, बताएंगे थोड़ी ना कि इतनी लाए हैं, लेकिन 500 की बेचते हैं। अब जब आप बिल मांगने जाओगे तो ये कहेंगे चलो जब 50 रुपये हमें कम दे दो, तुम 485 रुपये दे दो हमें। तो आपने तो 50 रुपये बचा लिए, लेकिन क्या करप्शन यहाँ पे खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो ये कुछ इशू है, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनको सरकार को चाहिए कि वो टैकल करे, ताकि हमारे देश में जो सेविंग्स लोगों के हाथ में बच सके। जितना करप्शन का पैसा जो है लोगों के पास जा रहा है, करप्शन जब बढ़ता है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है और गरीबों की जेब खाली होती है। गरीबों के प्रति एक, गरीबों का जो मनोबल टूटता है यार, क्या कि अधिकारी लोग लूट रहे हैं तो मैं क्यों साफ रहूं, मैं क्यों मतलब साफ सुथरा रहूं। तो इथिक्स इथिक्स कम होती है, मोरालिटी जो उसके अंदर है, जो मानवता उसने पाल रखी है इतने दिन से, जब भी उसका सामना किसी सरकारी संस्था से होता है तो वो उसका सारा मोरालिटी, सारी इथिक्स रखी रह जाती है। और वो बस बेचारा कहता है कि चलो अब हम आज से मैं भी अपनी सत्यवादी विचारधारा छोड़ करके मैं भी करप्शन करूंगा। तो सरकार को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन करे अच्छे तरीके से, ताकि भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट वाकई में हो पाए।